नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। टीएमसी पार्टी के भीतर शुरू हुए बिखराव को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। टीएमसी ने पार्टी से नाराज चल रहे विधायक जितेंद्र तिवारी को मुलाकात के लिए कोलकाता बुलाया है। न्यूज 18 की आशिका सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने फोन कर जितेंद्र तिवारी को बुलाया है। इस मुलाकात के दौरान टीएमसी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी मौजूद रहेंगे। जितेंद्र तिवारी आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन भी हैं। जितेंद्र तिवारी ने बागी तेवर अपनाते हुए मंत्री फिरहाद हाकिम को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में जितेंद्र तिवारी ने लिखा है कि आसनसोल को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार ने चुना था, लेकिन राजनीतिक वजहों से ममता सरकार ने शहर को इस सुविधा का लाभ लेने से दूर रखा। हालांकि फिरहाद हाकिम का यह कहना है कि यह चिट्ठी किसी के इशारे पर लिखी गई है और इस सब के बीच अब यह कोशिश टीएमसी की तरफ से कि किस तरीके से इस बगावत को शांत किया जाए, इस बिखराव को रोक दिया जाए। देखिए, आप आसनसोल के लोग हैं। आसनसोल को शहर को और आगे ले जाने के लिए जितने फंड की जरूरत थी वो नहीं मिल पा रहा है। मैंने मंत्री जी से कहा कि चाहे आप खुद ये दे दीजिए, स्टेट गवर्नमेंट, हम लोग तो पैसा लेकर डेवलपमेंट करना है। वो केंद्र सरकार से आए, राज्य सरकार से आए, अमेरिका से आए, लंदन से, हमको क्या मतलब है। हमारी आसनसोल शहर को आगे ले जाना है। आसनसोल में जब बाहर निकल तो आसनसोल में जो रहने वाले लोग हैं, जिनके साथ में पला बड़ा हुआ हूँ, उनके चेहरे पर खुशहाली आनी चाहिए। उनको लगे कि मेरा फ्लाईओवर हो गया, मेरा रास्ता हो गया, मेरा ड्रेन हो गया, हम लोग के जीवन में खुशहाली है, हम लोग डेवलप्ड सिटी है, ये फीलिंग उनके अंदर आनी चाहिए। पैसा कहां से आता है, ये जिनको लाने का जिम्मेदारी है वो लोग सोच। तो इन बगावती तेवरों के बाद जाहिर तौर पर टीएमसी की मुश्किलें बढ़ रही हैं और उसी को कम करने की कोशिश में टीएमसी, हमारे सभी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अरुण सिंह कोलकाता से हैं, अमित पांडे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अबीर घोषाल पश्चिम बंगाल के हल्दिया में मौजूद हैं, तो वहीं वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले अरुण, आपके पास आते हुए शुभेंदु अधिकारी और अब जितेंद्र तिवारी की तरफ से चिट्ठी, लेकिन टीएमसी की किस तरीके से कोशिशें हैं इस पूरे बिखराव को रोकने की? देखिए, बड़ी बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी की हैसियत तृणमूल कांग्रेस में वही थी जो कभी कांग्रेस में हेमंत विश्व शर्मा की थी, जो अब बीजेपी में है। और जब से वो बीजेपी में आए, देखिए नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का परचम लहरा रहा है। शुभेंदु अधिकारी को पार्टी का एक बड़ा रणनीतिकार कहा जाता था और जैसा कि मैंने कहा, हेमंत विश्व शर्मा की तरह उनकी शख्सियत थी यहाँ पर, लेकिन वो लगातार नाराज हैं और उनकी नाराजगी ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से है। जब से उन्होंने प्रशांत किशोर के साथ मिलकर के पार्टी में पद तय करना शुरू कर दिया, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी नाराज हुए, मंत्री पद से इस्तीफा दिया और आज हल्दिया में ऐसा कहा जा रहा है कि वो पार्टी छोड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ जितेंद्र तिवारी, जो आसनसोल के मेयर भी हैं, एमएलए भी हैं, वो भी एक बड़े वोट बैंक पर अपनी पकड़ रखते हैं, वो भी नाराज हैं और फिरहाद हकीम से आज उनकी मुलाकात है कोलकाता में। शाम को एक अनडिस्क्लोज्ड प्लेस पर उनकी मुलाकात होने वाली है। इन बागियों को बचाने के लिए ममता बनर्जी पूरा जोर लगा रही हैं। प्रशांत किशोर को भी लगाया गया है ताकि जो वोट बैंक का नुकसान होने वाला है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा, और शुभेंदु अधिकारी अगर हेमंत विश्व शर्मा की राह चलते हैं, जैसा कि उनको जेड कैटेगरी की सुरक्षा भी दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से, तो अगर वो बीजेपी के साथ आते हैं तो एक बड़ा चैलेंज, एक बड़ी चुनौती पेश करेंगे ममता बनर्जी के लिए, सरकार में वापसी के लिए उनको। और इसलिए पूरी कोशिश टीएमसी की तरफ से है कि शुभेंदु अधिकारी के अलावा जितने लोग हों, चाहे जितेंद्र तिवारी हो, चाहे अन्य छोटे मोटे जो नेता हैं जो नाराज हैं, उनको मनाया जाए। उसी कवायद में टीएमसी लगातार लगी हुई। लौट रहे इस वक्त एक बड़ी खबर ये कि बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद अब केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां वीआईपी लोगों की सुरक्षा के इंतजाम कड़े करने जा रही हैं। न्यूज 18 के अमित पांडे की खबर के मुताबिक बंगाल में बाहर से आने वाले वीआईपी लोगों को बुलेट प्रूफ गाड़ियों के साथ बढ़ी हुई सुरक्षा मिलेगी। वीआईपी लोगों की गाड़ियों को पत्थरों के हमले से बचाने के लिए सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से ये कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। जेपी नड्डा के काफिले पर जिस तरीके का हमला हुआ, उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा में इजाफा कर दिया गया और इस सब के बीच जो भी वीआईपी वहां पर पहुंचेंगे, विजिट होगा, उनकी सुरक्षा को लेकर यह बड़ा कदम। अमित, आपके पास आते हुए, क्योंकि आपकी रिपोर्ट है, किस तरीके के कदम केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से हो सकते हैं? देखिए, बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं वो मुहैया करवाने पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि बुलेट प्रूफ गाड़ियों से जो पत्थरों से हमले होते हैं उनसे सुरक्षा मिलती है और
फिलहाल सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एक और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी है वो सुरक्षा मुहैया करवा रही है जो भी वीआईपी आते हैं, स्टेट में विजिट करते हैं। तो उसके बाद अब जेपी नड्डा के प्रकरण के बाद इस बात की जरूरत महसूस की गई कि पत्थरों के हमले से उन वीआईपीज को प्रोटेक्ट किया जाए, लिहाजा अब बुलेट प्रूफ गाड़ी वीआईपी प्रोटेक्टी को मुहैया करवाने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो भी वीआईपी राज्य में है, करीब 15 के आसपास इनकी तादाद है। पश्चिम बंगाल में जो वीआईपी प्रोटेक्टी हैं उनकी भी सुरक्षा में जो तैनात लोग हैं उनकी भी तादाद बढ़ाने का फैसला किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से एक ओवरहॉल किया गया है और पूरी तरीके से सुरक्षा पर नए सिरे से रणनीति बन रही है। ठीक है, इस रणनीति पर और अपडेट और जानकारी आपसे लेंगे। अमित, आप रहिए हमारे साथ। इस बीच ये भी बता दें, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान चरम पर है। बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी तो सिर्फ सरकार का मुखौटा है और इस मुखौटे के पीछे उनका भतीजा भ्रष्टाचार के बड़े खेल में शामिल है। कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक ममता सूती की साड़ी और साधारण चप्पल पहनती है, लेकिन उनका भतीजा 25 लाख का चश्मा पहनता है जो कि सिंडिकेट और सोने और कोयले की तस्करी से कमाया हुआ है। अपने भाषण में विजयवर्गीय ने एक शब्द का भी जिक्र किया बांग्ला भाषा में, जिसका मतलब होता है भतीजा। ये भाईपो की सरकार है। ममता जी तो मुखौटा है, मुखौटा। ईमानदार सूती की साड़ी पहनती है और स्लीपर पहनती है, पर उसके पीछे जो भाईपो है ना, उसका चश्मा 25 लाख रुपए का है, 25 लाख रुपए का। ये मेहनत का पैसा है क्या भाईपो का? सिंडिकेट राज से जो पैसा कमाया है भाईपो, उसकी 25 लाख रुपए की सोने की और हीरे की फ्रेम का चश्मा पहनता है। ये गोरू की तस्करी का पैसा है, ये सोने की तस्करी का पैसा है, ये कोयले की तस्करी का पैसा है। वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी भी हमारे साथ हैं। शेष नारायण जी, कैलाश विजयवर्गीय का परिवारवाद और भ्रष्टाचार दोनों को लेकर ममता सरकार पर हमला आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, वो नेता हैं, वो अपने विरोधी पर हमला करेंगे और जिस तरह भी जितना भी हमला करेंगे, वो तो चुनाव जीतने के लिए गए हैं वहाँ, उनके पास वो एजेंडा है। तो जो कुछ भी हमला करेंगे, अब अपने हमारे पास हो, तुम्हारे पास तो इसको प्रूव करने का, डिसप्रूव करने का कोई साधन है नहीं। तो जो वो कह रहे हैं उसको हम सुन लेते हैं। उस पर कोई राय देना मेरा ख्याल है किसी पत्रकार के लिए ठीक नहीं हो। जी ठीक है, आपके पास लौट रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, टीएमसी में बढ़ रहे बगावती तेवरों ने ममता की मुश्किल इस कदर बढ़ा दी है कि बागी नेता को मनाने के लिए न सिर्फ ममता की सबसे भरोसेमंद मंत्री को लगाया गया है, बल्कि पार्टी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर की भी मदद ली जा रही है। बढ़ता जा रहा है बंगाल का बवाल। कमजोर हो रहा है दीदी का किला। एक तरफ कमल के करिश्मे से है दीदी परेशान। अब दीदी समझती है कि बंगाल उनका ही है और किसी का है ही नहीं, उनका है और घुसपैठियों का। इस देश के नागरिक है कि नहीं मोदी जी? बंगाल के है कि नहीं मोदी जी? दूसरी ओर घर में भी मचा है घमासान। जितेंद्र तिवारी अनेक दिन धरे मेयर আমার সাথে বহুবার কথা হয়েছে, আমি পৌরসভাতে গেছি, এই নিয়ে কোনোদিন আমার সাথে কথা বলেনি। मैं अपने बैंक अकाउंट में तो पैसा नहीं मांग रही, तो कॉर्पोरेशन में है, सरकारी अधिकारी उसको खर्च करेंगे। पश्चिम बंगाल के चुनाव से करीब 4 महीने पहले ही सियासी पारा पूरे चरम पर है। ममता का मजबूत किला ढहाने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। ममता बनर्जी भी बीजेपी को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं। ये सियासी रस्साकशी अब उस चरम पर आ गई है कि बंगाल की सड़कों पर खून खराबा शुरू हो गया है। आए दिन कत्ल की वारदात हो रही है।
हर रोज सड़क पर से शोले उठ रहे हैं। कहीं तोड़फोड़ हो रही है, कहीं लाठी के जोर पर बंद कराया जा रहा है। ये बंगाल का मौजूदा सूरत हाल है और इसकी जड़ में कुर्सी की जंग। पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने के लिए बेचैन बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। बीजेपी नेताओं की पूरी फौज ने ममता के दुर्ग के इर्द गिर्द चक्रव्यूह रच दिया है। की राजनीति नहीं करते, पर एक बात है, जो भ्रष्टाचारी हैं उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको जेल में बिठाएंगे ममता जी। पश्चिम बंगाल का किला बचाने की कवायद में जुटी ममता कई मोर्चों पर घिरी हुई है। एक तरफ कमल ने दीदी की राहें मुश्किल कर दी हैं, तो दूसरी ओर वो अपने घर में घिर गई। उनकी अपनी ही पार्टी में बगावत का झंडा बुलंद होता जा रहा है। इसके अलावा अब सरकार में उनकी सहयोगी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा भी दीदी के खिलाफ अपना मोर्चा खोल चुकी है। पहली नजर में देखने में यही लगता है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की राह का सबसे बड़ा रोड़ा बीजेपी ही साबित हो रही है। लेकिन बीजेपी से भी बड़ी मुश्किल ममता बनर्जी के लिए उनकी पार्टी में मची बगावत है। पार्टी के कई बड़े नेता या तो नाराज हैं या खुलेआम बगावत का झंडा बुलंद किए हुए हैं। ममता बनर्जी के किले की एक एक दीवार इस तरह से लगातार ढह रही है। जाहिर सी बात है, अगर ममता बनर्जी ने जल्दी इसे ठीक नहीं किया तो बीजेपी की राह और आसान हो जाएगी। वैसे तो ममता के किले में बगावत का सिलसिला कई सालों से चल रहा है, लेकिन ताजा मामला है टीएमसी के कद्दावर विधायक जितेंद्र तिवारी का, जिन्होंने खुलेआम ममता सरकार के खिलाफ बगावत बुलंद कर दी है। और उन्होंने जिस बहाने बगावत का झंडा उठाया है, उससे न सिर्फ ममता की सरकार पर उंगली उठती है, बल्कि बीजेपी को भी फायदा मिलता है। दरअसल जितेंद्र आसनसोल नगर निगम के अध्यक्ष हैं। जितेंद्र ने शहरी विकास मंत्री को एक चिट्ठी लिखी। पश्चिम बंगाल के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम हैं, जो ममता के बेहद करीब माने जाते हैं। जितेंद्र ने अपनी चिट्ठी में यह आरोप लगाया कि केंद्र की विकास योजनाओं के लिए राज्य सरकार पैसे नहीं दे रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री की स्मार्ट सिटी योजना के तहत पैसे न मिलने का आरोप लगाया। इस चिट्ठी के सामने आने पर बवाल और बढ़ गया है। जितेंद्र ने फिरहाद हकीम को आसनसोल नगर निगम के अध्यक्ष की हैसियत से जो चिट्ठी लिखी है, उसमें साफ लिखा गया है कि सियासी वजहों से ममता सरकार केंद्र की विकास योजनाओं को लागू नहीं कर रही है। हमारे शहर आसनसोल को केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए चुना गया था। अगर इसकी अनुमति दी जाती तो आसनसोल के विकास के लिए 2000 करोड़ की राशि मिलती, जिससे शहर की तस्वीर बदल सकती थी। लेकिन सियासी वजहों से राज्य सरकार ने हमें इस परियोजना का फायदा नहीं लेने दिया। इस चिट्ठी के मीडिया में सामने आने के बाद ममता सरकार पर सवालों की बौछार शुरू हो गई। चिट्ठी फिरहाद हकीम को लिखी गई थी, इसलिए उन्होंने चिट्ठी लीक होने का आरोप बीजेपी पर मढ़ना शुरू कर दिया। वहीं जितेंद्र तिवारी का कहना है कि उन्हें ये चिट्ठी लीक होने के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। नहीं, चिट्ठी इसके पहले भी मैंने 6-7 चिट्ठी लिख चुका हूं, तो वो तो मीडिया के सामने नहीं आया। और ये चिट्ठी भी कॉन्फिडेंशियल चिट्ठी था, ये मीडिया के सामने नहीं आना चाहिए था। क्यों इसे मीडिया को दिया गया मैं नहीं जानता, इसलिए ये मेरे और मंत्री जी के बीच कॉन्फिडेंशियल एक पत्राचार है। इसको मैं प्रेस के सामने इस संदर्भ में कुछ नहीं कहूँगा। कृषक दुजन कृषक मारा गया, आंदोलन होच्छे, आज अनशन चलছে, কোথায় আইটিসি? সারা ভারতবর্ষ জুড়ে অরাজকতা হচ্ছে, কোথায় আইটিসি? তো এদের কাজ এটা, এবং এরা নিম্ন মানসিকতার মানুষ। चिट्ठी के लीक होने पर जब जंग रुकी तो बात मुद्दे की आई। मुद्दा ये था कि आसनसोल के विकास के लिए केंद्र की योजना का लाभ शहर को नहीं मिल सका, जिस पर नगर निगम के अध्यक्ष की हैसियत से विधायक जितेंद्र तिवारी नाराज हैं। जितेंद्र की नाराजगी भरी चिट्ठी के सामने आने पर पूरी ममता सरकार घिर गई। मामला संगीन था, इसलिए ममता के वफादार फिरहाद हकीम ने मामले को संभालने की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने जितेंद्र को न सिर्फ मिलने के लिए बुलाया, बल्कि मीडिया में अपनी सफाई भी पेश की। তবে স্মার্ট সিটি প্রকল্প যেটা, সেটা উদ্যোগ নিতে হয় পৌরসভা।
জিতেন্দ্র তিওয়ারি অনেকদিন ধরে মেয়র, আমার সাথে বহুবার কথা হয়েছে, আমি ওর পৌরসভাতে গেছি, এই নিয়ে কোনোদিন আমার সাথে কথা বলেনি। मैंने मंत्री जी से कहा कि चाहे आप खुद ये दे दीजिए, स्टेट गवर्नमेंट दे, हम लोग तो पैसा लेकर डेवलपमेंट करना है, वो केंद्र सरकार से आए, राज्य सरकार से आए, अमेरिका से आए, लंदन से, हमको क्या मतलब है। हमारी आसनसोल शहर को आगे ले जाना है। आसनसोल में जब बाहर निकल तो आसनसोल में जो रहने वाले लोग हैं, जिनके साथ में पला बड़ा हुआ हूँ, उनके चेहरे पर खुशहाली आनी चाहिए, उनको लगे कि मेरा फ्लाईओवर हो गया, मेरा रास्ता हो गया, मेरा ड्रेन हो गया, हम लोग के जीवन में खुशहाली है, हम लोग डेवलप्ड सिटी है, ये फीलिंग उनके अंदर आनी चाहिए। पैसा कहाँ से आता है, ये जिनको लाने का जिम्मेदारी है वो लोग सोचे। ममता की पार्टी इस वक्त जहां राज्य में बीजेपी के बढ़ते कद से परेशान है, वहीं घर में रोज नई बगावत से भी ममता का सिरदर्द बढ़ गया है। जितेंद्र तिवारी ममता बनर्जी की पार्टी के एक बड़े नेता हैं और अच्छे खासे वोट बैंक पर पकड़ रखते हैं। जाहिर सी बात है, अगर जितेंद्र नाराज हो गए तो ममता बनर्जी की पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि जितेंद्र को मनाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। खबर है कि शहरी विकास मंत्री फरहाद हकीम ने उनको फ़ोन करके मिलने के लिए कोलकाता बुलाया है। उनसे मुलाकात के दौरान टीएमसी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी उनके साथ होंगे और दोनों मिलकर जितेंद्र तिवारी को मनाने की कोशिश करेंगे। ममता एक तरफ बागी नेताओं से निपटने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी का हमला उन पर तेज होता चला जा रहा है। पिछले दिनों बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के दौरान जख्मी हुए बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा पार्टी ने बढ़ा दी है। साथ ही उन्हें अब एक नई बुलेट प्रूफ गाड़ी भी दी गई है। कैलाश विजयवर्गीय अपनी बड़ी युद्ध सुरक्षा के साथ बीजेपी के मिशन बंगाल पर लगे हुए हैं। वो ममता राज पर तो हमला कर ही रहे हैं, साथ ही ममता और उनके परिवार को भी निशाना बना रहे हैं। ये भाईपो की सरकार है। ममता जी तो मुखोटा है, मुखोटा। ईमानदार सूती की साड़ी पहनती है और स्लीपर पहनती है, पर उसके पीछे जो भाईपो है ना, उसका चश्मा 25 लाख रुपए का है, 25 लाख रुपए का। ये क्या मेहनत का पैसा है क्या? ये मेहनत का पैसा है क्या भाईपो का? बीजेपी ने 200 सीटों का टारगेट सेट करके मिशन बंगाल की शुरुआत की और इसके लिए पूरा जोर लगा रही है। हालांकि ममता भी पूरी ताकत से बीजेपी को जवाब दे रही है। आने वाले शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचने वाले हैं और अभी से इसे लेकर सियासी पारा चढ़ना शुरू हो गया है। इसीलिए तय है कि अमित शाह के दौरे से बंगाल का सियासी घमासान और बढ़ेगा। तो सवाल ये कि क्या टीएमसी में बगावत है? हम सीधे रुक कर लेते हैं। हल्दिया हमारे सहयोगी अबीर हमारे साथ वहां से मौजूद। एक बड़ी हलचल की संभावना वहां पर। अभी क्या अपडेट अबीर? देखिए, शुभेंदु अधिकारी का बहुत महत्वपूर्ण लीडर है बंगाल के लिए और उसी को तृणमूल छोड़ के बीजेपी के जाना, जो पॉलिटिकल जो पार्टीज के लोग उसको कहना ही ये सिर्फ समय ही है। और आज जो देख रहे हैं जो हल्दिया में, ये शुभेंदु अधिकारी का अपना ही घर है। यहाँ पर उसका जो पॉलिटिकल स्टेट से उसका जो पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट है वो उसको बताएंगे, यही शायद सोच रहे हैं अभी बंगाल में। क्योंकि ये सिर्फ ईस्ट मिदनापुर के नहीं, शुभेंदु अधिकारी को जितने सारे जो पॉलिटिकल जो बेस पॉइंट है उसी के साथ साथ मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर और कई सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर शुभेंदु अधिकारी की जो वोट बैंक वो काफी है। तो बीजेपी भी चाह रहा है जो शुभेंदु अधिकारी किसी तरह से जो वोट बैंक है उसी को इनकश करके ये आने वाले चुनाव में ये जो लड़ाई करने के लिए। और जो कहना है, ये आपको पता है इसी हफ्ते में 18 तारीख फिर अमित शाह जी फिर आ रही है राज्य में और उसका मिदनापुर में भी उसका भी रैली भी है। तो ये शुभेंदु अधिकारी का चांस है उसके रैली में अमित शाह के साथ जुड़ने के लिए। और कल जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जो मीटिंग भी हुई उसके साथ साथ शुभेंदु अधिकारी को जो सिक्योरिटी सेंट्रल फोर्स भी देने का बात चल रही। तो ये बात सही है, ये सफाई है कि शुभेंदु अधिकारी जी उसका जो टीम चेंज करेंगे और जा रहे हैं बीजेपी की तरफ। तो आज ही इसी के रैली से शुभेंदु अधिकारी को जो कहना है उसका किस तरह का ऐलान हो सकता है, ये बड़ी जानकारी अबीर दे रहे हैं हमें। इस बीच ये भी बता दें, केंद्र सरकार ने टीएमसी के बागी नेता शुभेंदु अधिकारी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के हल्दिया में एक रैली में भी रैली करने वाले हैं। माना यह जा रहा है कि इस रैली में शुभेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। शुभेंदु कुछ महीने से लगातार ममता विरोधी तेवर इख्तियार किए हुए हैं। शुभेंदु के अलावा पश्चिम बंगाल बीजेपी के 3 नेता कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष और मुकुल रॉय की सुरक्षा बढ़ाई गई है। इन तीनों नेताओं की सुरक्षा में तैनात केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों की संख्या बढ़ाई गई है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय को सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी भी दी गई है।
अरुण हमारे सहयोगी कोलकाता से हमारे साथ हैं। अरुण, ये देखना इसलिए, ये पूछना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष, मुकुल राय, इन सबकी सुरक्षा को बढ़ाने के फैसले के बीच शुभेंदु की सुरक्षा को बढ़ाना, इसके मायने क्या वो भी तब जब ये चर्चा है कि वो टीएमसी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? देखिए, जैसे ही उनके सुरक्षा बढ़ाने की बात कही गई केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, तुरंत ही टीएमसी की तरफ से आरोप लगा दिया गया कि वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, टीएमसी से बगावत कर रहे हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई। लेकिन सिर्फ एक वजह ही नहीं है। जेपी नड्डा तो केंद्रीय सुरक्षा प्राप्त नेता हैं। आप बात करिए मुकुल रॉय की, आप बात करिए कैलाश विजयवर्गीय की, लोग कोई ना कोई सुरक्षा इनको प्राप्त है। सवाल सिर्फ ये होता है कि अगर आपको केंद्रीय सुरक्षा प्राप्त है तो भी अगर लोकल पुलिस या लोकल थाना अगर आपका सहयोग नहीं करेगा, तो इतनी बड़ी जनसंख्या अगर आपके ऊपर अटैक करने आ जाए, पत्थर लेके आ जाए, तो सिर्फ केंद्रीय सुरक्षा बलों के सहारे आप नहीं बच सकते। और वही हुआ, आप देखिए कैलाश विजयवर्गीय के साथ कि पत्थर आकर के उनको लग गया। और इसलिए जितने भी बड़े नेता हैं, चूंकि अब चुनाव है, उनका आना जाना यहाँ पर लगा रहेगा, उनको कैनवैसिंग करनी है, अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार करना है, बैठकें करनी, रणनीति बनानी है। तो अगर वो केंद्रीय सुरक्षा बलों के प्रोटेक्शन में नहीं होंगे, आप देखिए अर्जुन सिंह से लेकर दिलीप घोष तक लगातार उन पर हमले होते हैं। तो इस तरह से केंद्रीय बलों की तैनाती जरूरी उनके साथ हो गई थी, ऐसा गृह मंत्रालय का कहना है, ताकि वो अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार कर सके, फ्री एंड फेयर कैनवैसिंग कर सके। सवाल सिर्फ उन्हीं का नहीं, शुभेंदु अधिकारी का नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि वो बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। ममता बनर्जी की पार्टी बहुत रसूखदार नेता माने जाते थे, मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब कहा जा रहा है कि हो सकता है वो आज पार्टी छोड़ करके बीजेपी के साथ जाने का या फिर अलग चलने का ऐलान कर दे। तो ऐसे में जितने भी केंद्रीय नेता हैं या फिर राज्य के नेता हैं जिनकी सुरक्षा को लेकर खतरा है, जिनको कोलकाता या फिर पश्चिम बंगाल की पुलिस पर भरोसा नहीं या वो उनको प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं उनके दौरों के दौरान, ऐसे लोगों को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा देने का ऐलान किया है और साथ ही साथ बुलेट प्रूफ गाड़ी भी, ताकि पत्थरबाजी से उनको बचाया जा सके। जी बिल्कुल, और हम लौटेंगे आपके पास। शेष जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि जिस तरीके से सुरक्षा बढ़ाई गई, फिर ये चर्चा कि शुभेंदु पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं क्योंकि लगातार बगावत उनकी तरफ से की जा रही है, आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी वो नेता हैं टीएमसी के जिनकी ना सिर्फ अपने क्षेत्र में पकड़ है बल्कि पार्टी में भी उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। मैं बता दो दिया आपको कि साहब वो हेमंता बिश्व शर्मा के लेवल के नेता हैं, जो असम में उनका रोल है। और दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी क्यों जीती बंगाल में, लेफ्ट फ्रंट सरकार के खिलाफ माहौल क्यों बना। नंदीग्राम सिंगूर में जो किसानों के पक्ष में आंदोलन किया उन्होंने, टाटा नैनो की फैक्ट्री को भगाया, तो उसी के तो लीडर हैं वो। शुभेंदु अधिकारी का जो परिवार है उन लोगों ने ही लीड किया था और ये फ्रंट पे थे। तो एक तरह से जो वहाँ जीत, इनकी जो पार्टी की जो सरकार बनी है उसमें शुभेंदु अधिकारी का योगदान है। लेकिन वो जो अभी बता रहे हैं कि साहब वो भतीजा साहब जो उनके आ गए, तो उन्होंने हर जमे जमाए नेता को अपमानित करना शुरू किया। अरे मुकुल राय उनके बहुत करीबी हुआ करते थे, ये शुभेंदु अधिकारी हैं। तो इस तरह के तमाम लोग जो निकल के जा रहे हैं, जितेंद्र तिवारी तो ठीक है वो हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कि बहुत क्रांति ला देंगे वो, लेकिन ये तो बदल के रख देगा ना। तो ये इनका बीजेपी के मजबूत कैच होगा अगर ये उनके साथ आ जाते हैं। तो असम रिपीट होता हमको तो दिख रहा साफ साफ। जी, अब इसको लेकर ममता की तरफ से क्या कोशिश होगी उस पर भी हम बातचीत करेंगे, और वो कोशिश कितनी कामयाब होगी, क्योंकि अब टीएमसी ये कोशिश कर रही है कि इस बगावत को थामा जाए। वैसे तो बंगाल में चुनाव अगले साल हैं, लेकिन बीजेपी के जोरदार अभियान के बाद दबाव में टीएमसी प्रमुख और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। ममता बनर्जी 4 दिन के उत्तर बंगाल के दौरे पर हैं। ममता बनर्जी कल ही जलपाईगुड़ी पहुंची, जहां पर आज दोपहर 12 बजे एक जनसभा है। इसके अलावा ममता बनर्जी का टीएमसी के कार्यकर्ताओं और विधायकों से भी मिलने का कार्यक्रम है। जानकारी के मुताबिक बुधवार को वो कूच बिहार में भी सभा करेंगी। इस दौरे पर ममता बनर्जी उत्तर बंगाल के जिलों में विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी करेंगी। अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर से बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार टीएमसी पर हमलावर है, सत्तारूढ़ टीएमसी को लेकर तमाम तरह के सवाल कानून व्यवस्था को लेकर उठाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। इस सब के बीच अब टीएमसी भी अपने संगठन पर ध्यान दे रही है और इसी कड़ी में टीएमसी की प्रमुख और जो कि बंगाल की मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने अब जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए कोलकाता से। अरुण, क्या जानकारी, किस तरीके से जनसंपर्क अभियान को अब तेज किया गया टीएमसी की तरफ से? क्या ये पहले से तय था या फिर जिस तरीके के हमले बीजेपी की तरफ से हो रहे हैं, जिस तरीके का मोर्चा खोला हुआ है, उसके बाद आनन फानन में अब ये जरूरत महसूस हुई टीएमसी को?
देखिए, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तैयारी और जिस पैमाने पर मेहनत के साथ चुनाव लड़ती है, उसका मुकाबला करने के लिए किसी भी क्षेत्रीय दल को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पश्चिम बंगाल में कुछ सालों पहले तक अगर आप देखिए तो बीजेपी कोई बड़ी फोर्स नहीं थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में आप देखिए कि किस तरह से 18 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की। हालांकि अमित शाह उस वक्त दावा करते थे 22 सीट, और उन्होंने खुद भी कहा कि जब मैं 22 सीटों की बात करता था तो लोग हंसते थे, लेकिन उनको भरोसा था। और देखिए कि 18 सीटें जीत करके आ गई अमित शाह की कुशल रणनीति की वजह से। आप देखिए कि अभी गुजरात में चुनाव कितना दूर है, लगभग 2 साल का वक्त है, लेकिन अमित शाह को एक वार्ड का पन्ना प्रमुख बनाया गया है। जितने लोग उसमें होंगे उनसे जनसंपर्क की जिम्मेदारी उनको दी गई है। तो बीजेपी के साथ अगर आपको चुनाव लड़ना है तो चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे मुलायम सिंह यादव, मायावती हो, जमीन पर जाके आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और वही यहाँ पर हो रहा है। ममता बनर्जी उत्तर बंगाल के दौरे पर हैं, लगातार दौरे अब उनको करने पड़ेंगे, क्योंकि उनको कभी चैन लेने नहीं देगी बीजेपी के केंद्रीय नेता। लगातार 6 महीने तक चुनाव, आप देखिए 6 महीने बाद चुनाव होना है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कब कितनी बार आ चुके, बीजेपी के गृह मंत्री, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह जो इस वक्त गृह मंत्री हैं वो, इसके साथ ही साथ अब और भी दौरे बढ़े। कैलाश विजयवर्गीय हर दूसरे दिन यही रहते हैं पश्चिम बंगाल में। इसके साथ जो स्टेट की लीडरशिप है, हर एक विधानसभा क्षेत्र को छूने की कोशिश उनकी है। तो जिस बड़े पैमाने पर बीजेपी चुनाव प्रचार करती है, अभियान चलाती है, कार्यक्रम चलाती है, उससे लड़ने के लिए, अपना किला बचाने के लिए ममता बनर्जी को भी उसी चाल को समझ करके, उनकी रणनीति को समझ करके काम करना पड़ेगा। और प्रशांत किशोर को लाने के पीछे वजह यही थी, क्योंकि प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम कर चुके हैं, वो अमित शाह के साथ काम कर चुके हैं, वो नीतीश कुमार के साथ कर चुके हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ काम कर चुके हैं। तो उनको प्रदेश में ला करके अभिषेक बनर्जी यही चाहते थे। उनको पता था कि बीजेपी बड़ी ताकत के रूप में यहाँ पर चुनाव लड़ेगी, तो एक रणनीतिकार मेरे पास ऐसा होना चाहिए जो उनकी चाल का जवाब दे सके। और यही वजह है कि प्रशांत किशोर को अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में वो लेकर आए थे। जी बिल्कुल, और हम लौट रहे हैं आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद अब केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां वीआईपी लोगों की सुरक्षा के इंतजाम कड़े करने में जुट गई हैं। न्यूज 18 के अमित पांडे की खबर के मुताबिक बंगाल में बाहर से आने वाले वीआईपी लोगों को बुलेट प्रूफ गाड़ियों के साथ बढ़ी हुई सुरक्षा मिलेगी। वीआईपी लोगों की गाड़ियों को पत्थरों के हमले से बचाने के लिए सुरक्षा एजेंसियां ये कदम उठाने पर विचार कर रही हैं। अमित, क्या यह भी तय हो चुका है कि किन किन और लोगों की सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है? देखिए, इसमें दो तरीके की सुरक्षा होती है। विजिटिंग वीआईपी प्रोटेक्टी, इसका मतलब कि जो वीआईपी बाहर से आ रहे हैं और उनको केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की सुरक्षा व्यवस्था मिली हुई है, और जो वीआईपी पहले से ही पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं, जिनकी तादाद करीब 15 के आसपास है, और जो प्रमुख फोर्स इनको सुरक्षा मुहैया करवाती है, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी इनको सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाती है। तो अब इन दोनों श्रेणी के लोग जो हैं, चाहे लोग जो बाहर से आ रहे हैं, चाहे बंगाल में लोग आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। जो सुरक्षा बल उनकी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात है, उनकी तादाद बढ़ाई जाएगी। जरूरी लोगों को बुलेट प्रूफ वाहन मिलेगा, और इसके लिए तमाम जो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने अपने बलों को बंगाल में तैनाती के लिए उन्होंने आदेश दिए हैं। रिजर्व जवानों को भी तैयार किया जा रहा है, और जरूरत पड़ने पर समय समय पर भेजा जाएगा, क्योंकि बदली हुई परिस्थिति है, बदला हुआ माहौल है। और एक समीक्षा की गई है जेपी नड्डा के प्रकरण के बाद। ये सुनिश्चित करना चाहती हैं केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां की जो भी वीआईपी उनके जिम्मे है सुरक्षा के, उसकी अब सुरक्षा में किसी भी तरीके की कोई भी चूक न हो। जी बिल्कुल, तो कोई चूक ना हो, इसको लेकर अब केंद्रीय एजेंसियां सतर्क। बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर जिस तरीके का हमला हुआ, उसके बाद केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां वीआईपी लोगों की सुरक्षा के इंतजाम कड़े करने में जुट गई हैं, और इसको लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। आप सभी लोग नजर बना के रखिएगा, लौटेंगे आपके पास। और इस बीच आपको बता दें, कोरोना संकट के बीच दिल्ली के एम्स में नर्सों का संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया। इन लोगों ने सरकार से छठा वेतन आयोग लागू करने समेत कई दूसरी मांगों पर हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल की वजह से करीब 5000 नर्सों ने काम रोक दिया, जिससे अस्पताल में भर्ती मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई। एम्स के निदेशक ने भी महामारी के दौर में नर्सों से इस हड़ताल को खत्म करने की अपील की, लेकिन नर्सों के संगठन ने अस्पताल परिसर में एकजुट होकर अपनी मांगों के समर्थन में किया प्रदर्शन। तो मरीज मुश्किल में है, क्योंकि एम्स में नर्सों का जो संगठन है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया है।
इन लोगों की तरफ से सरकार से छठा वेतन आयोग लागू करने समेत कई ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर यह हड़ताल की गई है। हड़ताल की वजह से करीब 5000 नर्सों ने रोक दिया है काम, और इस सब के बीच जो मरीज भर्ती अस्पताल में उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि एम्स के जो निदेशक हैं उनकी तरफ से महामारी के इस दौर में नर्सों से इस हड़ताल को खत्म करने की अपील भी की गई, लेकिन नर्सों के संगठन ने अस्पताल परिसर में एकजुट होकर अपनी मांग के समर्थन में प्रदर्शन किया, जिसकी 2 तस्वीरें आपके सामने। ये देश की जनता देख रही है कि प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन बात करने को तैयार नहीं है, इनकी मांगों को सुलझाने को तैयार नहीं है। ये शर्मनाक है। ये जो पिनल कोड है, जो लॉज है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, सबको पता है इनके बारे में, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है। हमें क्या जरूरत है आज बैठने की कि जल्दी से जल्दी कॉल ऑफ हो। हमें भी अच्छा नहीं लगता कि ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है इसमें हम प्रॉब्लम क्रिएट करें, हम नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारी भी कुछ डिमांड है। हमने एक महीना पहले इंटीमेशन दिया था, उसके बारे में भी प्रशासन ने कुछ सोचना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं किया है। तो चलिए एक बार फिर से 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से 5000 नर्सें हड़ताल पर चली गई हैं। दिल्ली एम्स में हड़ताल कर दी गई है नर्सों की तरफ से, जिनकी तादाद 5000 है, लेकिन इस सब के बीच मुश्किलें बढ़ गई हैं उन मरीजों की जो अस्पताल में भर्ती हैं। इस सब आपको ये भी बता दें कि एम्स के निदेशक की तरफ से हालांकि ये कहा गया है कि महामारी का दौर है, हड़ताल को खत्म कर दिया जाए, लेकिन नर्सों के संगठन ने इस बात से साफ इनकार कर दिया और अस्पताल परिसर में देखिए किस तरीके से एकत्रित होकर अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। मांगे हैं कि सरकार छठा वेतन आयोग लागू करे। इसके अलावा भी कई और दूसरी मांगे हैं जिनको लेकर यह हड़ताल की गई है। नर्सें साफ कह रही हैं कि 1 महीने पहले हमने इस बात को लेकर कहा था, लेकिन जब हमारी बात नहीं सुनी गई उसके बाद हमें यह कदम उठाना पड़ा। 5000 नर्सें हड़ताल पर चली गई हैं। तो नर्सों का यह संगठन जिसकी तरफ से हड़ताल कर दिया गया अनिश्चित काल के लिए, यानी जब तक मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक यह हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस सब के बीच मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि अब जो नर्सों की सेवा थी वो मरीजों को नहीं मिल पा रही है। ऐसे में देखना होगा कि अब क्या कदम आगे उठाया जाता है एम्स की तरफ से और सरकार की तरफ से। तो हड़ताल कर रहे 5000 कर्मचारियों ने एम्स प्रशासन के सामने 23 मांगे रखी और चेतावनी दी है कि जब तक उनकी सारी मांगों को नहीं मान लिया जाता तब तक उनकी हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। हड़ताली कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने और छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग की है। साथ ही एम्स में कॉन्ट्रैक्ट पर होने वाली भर्तियां बंद करने की भी मांग उठाई गई है। तो 23 मांगे हैं इन कर्मचारियों की, जिनकी तरफ से कहा गया है कि इन मांगों को जब तक नहीं माना जाता है तब तक वो लगातार अपने इस विरोध को, इस हड़ताल को जारी रखेंगे। हड़ताली कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने और छठे वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं उनको लागू करने की मांग उठाई है। साथ ही ये भी कहा है कि एम्स में जो कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियां होती हैं उनको भी बंद कर दिया जाए। तो ये तमाम मांगे हैं जिनको लेकर अस्पताल परिसर में ही ये कर्मचारी, नर्सों का संगठन हड़ताल पर चला गया है और ये हड़ताल अनिश्चितकालीन है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए नर्स एसोसिएशन का यह साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी इस मांगों को नहीं मान लिया जाता तब तक वो अपनी इस हड़ताल को यूं ही जारी रखेंगे। 2 तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें बता रही है कि एक तरफ नर्सों की मांग है, कर्मचारियों की मांगे हैं सरकार से, तो वहीं दूसरी तरफ मरीजों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं, क्योंकि इनकी संख्या तकरीबन 5000 बताई जा रही है। और ऐसे में सोचिए अगर ये सभी काम बंद कर रहे हैं तो फिर मरीजों को किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि सबके बीच बड़ा सवाल यह भी है कि अब क्या कदम एम्स की तरफ से उठाया जाता है, सरकार की तरफ से उठाया जाता है। एम्स प्रशासन ने नर्सों की हड़ताल को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और उनसे जल्द से जल्द काम पर लौटने की अपील भी की। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक नर्स एसोसिएशन की ज्यादातर मांगे पहले ही मान ली गई हैं। ऐसे में इस हड़ताल का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने नर्सों से अपील की कि कोरोना महामारी के दौर में वो इससे निपटने में एम्स प्रशासन की मदद करें। तो ये अपील की गई है एम्स की तरफ से लगातार कि आप अपनी हड़ताल को खत्म कर लीजिए। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें, एम्स प्रशासन ने नर्सों की हड़ताल को दुर्भाग्यपूर्ण भी बताया और ये एक बार फिर से अपील की है कि वो जल्द से जल्द काम पर लौटें। एम्स के जो डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया,
उनके मुताबिक नर्स एसोसिएशन की ज्यादातर मांगों को पहले ही मान लिया गया है। ऐसे में इस हड़ताल का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने नर्सों से अपील की है कि कोरोना महामारी का दौर है और ऐसे में जो हालात हैं उससे निपटने में एम्स प्रशासन की मदद करें। लेकिन क्या इस अपील को मानेंगे ये कर्मचारी जो फिलहाल हड़ताल पर हैं? तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एम्स के परिसर में किस तरीके से हड़ताल का जमकर नारेबाजी की। 23 मांगे हैं जिसमें छठे वेतन आयोग को लागू करने की मांग है और इसके अलावा दूसरी मांगे हैं। तकरीबन 23 मांगे बताई जा रही हैं जो नर्स एसोसिएशन की हैं, जिनको उन्होंने एम्स और सरकार के सामने रखा है और कहा है कि जब तक इन मांगों को नहीं मान लिया जाता हमारी हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। लेकिन इस बीच मरीजों की बढ़ गई है मुश्किलें। तो वहीं जानकारी ये भी कि एम्स के डायरेक्टर की तरफ से ये अपील की गई है कि वो जल्द से जल्द अपनी हड़ताल को खत्म कर प्रशासन की मदद करे इस महामारी के दौर में निपटने के लिए। लेकिन उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि इस हड़ताल का कोई औचित्य नहीं क्योंकि ज्यादातर मांगों को मान लिया गया है। सुनिए डायरेक्टर ने क्या कहा। Unfortunately, in this time of the pandemic, the nurses union has gone on a strike. And during the year of the nurse and midwife, I appeal to all the nurses, all the nursing officers, not to go on strike and not to make us feel embarrassed about the dignity that we have as far as the nurses are concerned. I therefore appeal to all of you to come back and work and really help us get through this pandemic. और इस वक्त हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका, डायरेक्टर कह रहे हैं कि ज्यादातर मांगों को मान लिया गया, हड़ताल का कोई औचित्य नहीं, तो बात किस पेज पर अटकी हुई है और अभी एम्स में क्या हालात इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच? गायत्री, अंदर अभी हड़ताल चल रही है। तकरीबन 5000 नर्सेज हैं जो हड़ताल पर हैं। जो यूनियन है उनका साफ तौर पर कहना है कि फिक्स पे कमीशन की लड़ाई जो है वो मुख्य है। पिछले साल से ये तमाम मुद्दे जो है वो उठाते हुए चल रही है यूनियन और उसके बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई फैसला नहीं लिया है, इसलिए अब ये हड़ताल यहाँ पर जारी है और यही कहा जा रहा है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तो अनिश्चितकालीन ये हड़ताल है, ये जारी रहेगी। इमरजेंसी सर्विसेज तक में भी नर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो जाहिर तौर पर परेशानी अगर किसी के लिए है तो वो मरीजों के लिए। हालांकि एम्स प्रशासन की तरफ से कल ही कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सेज को रख लिया गया है, प्राइवेट फॉर्म से कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सेज रखी गई है ताकि लोगों की परेशानी कुछ कम हो। वहीं जो तमाम नर्स यूनियन है उनका कहना है कि जब तक मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक वो हड़ताल पे रहेंगी। प्रियंका, अचानक से हड़ताल की गई या पहले अल्टीमेटम दिया गया था नर्सेज की तरफ से और अब एम्स की तरफ से क्या कदम होगा? जी, पहले ये बताया जा रहा था कि मांगे नहीं मानी जाएंगी तो 16 दिसंबर से हड़ताल होगी, लेकिन कल फिर इसका ज्ञापन देकर कल इस हड़ताल को शुरू किया गया और यही फिलहाल माने जा रहा है कि जो 23 मांगे थी उनमें से एम्स प्रशासन का कहना है कि लगभग सारी मांगे मान ली गई है, लेकिन जो यूनियन के लोग हैं उनका कहना है कि मांगे नहीं मानी गई है, जिसमें न सिर्फ फिक्स पे कमीशन बल्कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की अगर बात की जाए और जेंडर रिजर्वेशन की बात की जाए, एडहॉक को फैसिलिटीज जो मिलनी चाहिए उसकी बात की जाए, ये मुख्य मांगे हैं। चलिए लौट रहे हैं आपके पास प्रियंका, लेकिन इस बीच ये भी बता दें एम्स में नर्सों की हड़ताल पर सरकार भी एक्शन में आ गई है। स्वास्थ्य सचिव ने नर्सों की हड़ताल को पूरी तरीके से गलत ठहराया। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए नर्सिंग काम को रोकने को पूरी तरह गैर कानूनी बताया। सरकार ने दलील दी कि आपदा प्रबंधन नियम के तहत नर्सों की यह हड़ताल पूरी तरीके से अवैध है और अगर हड़ताली कर्मचारी जल्द काम पर नहीं लौटे तो उनके खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। जिंदाबाद